Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sir, may I start? जी जी बिल्कुल आप स्टार्ट करें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to tonight's session, Funding Your Future, Insight from Scholarship Winner. I, Habiba Noor, is today's your host, CEO and founder of Biotech Squad. We will be discussing journey of securing scholarship, and our speaker is the alumni of University of Tartu, from where he did masters in bioengineering. Now he is also working as a bioprocess engineer in Estonia. Sir Aswan, welcome to the today's session. Before we start further, just a reminder, everyone, kindly mute your mics and cameras, turn your cameras off during the session as we are recording the session, so we don't want any disturbance from your side too. Kindly cooperate with us in this regard. Sir Aswan, please go ahead and share your insights and journey the way you want. Over to you, sir. Okay, thank you so much, Habiba. Thank you so much for the organization, and I'm glad to join you all. So, as you know, my name is Asfan, and मैं आप लोगों की ही तरह, I think let's say 5 to 6 years ago, मैं पाकिस्तान में बैचलर्स मैंने अपना किया था, फिर मैंने अपने मास्टर्स के लिए मैं एस्टोनिया गया था, तार्टू, जो कि एक सिटी है एस्टोनिया का, ये एक शेंजन कंट्री है, ईयू कंट्री है, नेक्स्ट टू फिनलैंड एंड रशिया। तो यहाँ से फिर मैंने अपना मास्टर्स परस्यू किया था। मैंने मास्टर्स थीसिस अपना फर्मेंटेशन में किया था, मोर स्पेसिफिकली गैस फर्मेंटेशन। तो और उसके बाद फिर मैं डेनमार्क में था, वहाँ पे मैं ट्रेनिंगशिप की थी, फिर मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया, फिर मैंने यूके में काम किया, और अब मैं जो है करंटली जो है मैं रह रहा हूँ और काम भी करूँ एस्टोनिया में एज अ बायो प्रोसेस इंजीनियर, जिस तरह उन्होंने आपको बताया, फर्मेंटेशन साइंटिस्ट, बायो प्रोसेस इंजीनियर, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने प्रोबेबली इसके बारे में पढ़ा होगा अपनी बुक्स के अंदर, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो वो मेरी एक्सपर्टीज है। So on going forward, just a quick question, Aviva. So can I now elaborate more about my journey and everything quickly? Yes, sir, go ahead. ठीक है, थैंक यू। सो जो ओवरऑल मैंने मेरी जो जर्नी, अगर मैं आपको बिल्कुल पीछे चला जाऊँ, बिल्कुल पुराने साइड पे चला जाऊँ, तो मैंने अपना जब मास्टर्स करने से पहले, बैचलर्स करने से पहले, मैट्रिक टाइम से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी करनी है। और एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होती है, क्लियर नहीं होता कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है या क्या करना है आगे से। और ये जनरल क्यूरीज हैं, और ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या आ रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको आप ये कैसे डिसाइड करो बेसिकली कि किस फील्ड में आना है, किस फील्ड में जाना है, और क्या आपको पसंद है। तो मेरी रिकमेंडेशन यूजुअली सबको यही होती है कि आप लोग जो आपका इंटरेस्ट है आप उसके अंदर जाओ। जो आप में से मे भी ऐसे बहुत से होंगे जो भी, मैं भी फ्यूचर में अगर ये कभी देखते हैं, हमारी मेरी क्लास में भी थे बैचलर्स में, जो अक्सर ये बात करते थे कि उनको फील्ड का नहीं पता, किसी से वो कभी किसी से पूछ के, वो इनसे पूछे, या अगर एक जब जनरल राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग अगर क्लास में कभी किसी से होती थी, तो ये अक्सर बताते थे कि मैं इस फील्ड में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, या किसी ने कह दिया था, एडमिशन मिल रहा था, ये सब कर रहा था। तो जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपके लिए करियर बिल्डिंग में, करियर डेवलपमेंट में, वो सबसे ज़रूरी आपके लिए हमेशा होती है कि आप, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको करना क्या पसंद है, आपको कोई काम ऐसा कौन सा जो आप जिसको एंजॉय करते हो करना। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे हैं, और ये मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम था कि जब फील्ड के अंदर आते हो या स्टडी स्टार्ट करते हो यूनिवर्सिटी में आके, तो आप ये सोच रहे हो कि यार मैं जल्दी से जल्दी फील्ड में घुस के मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं। तो अगर आप में से किसी ने मेरी यूट्यूब वीडियो देखी है, तो मैंने उसके अंदर भी ये चीज़ बात की थी कि ये जो अर्निंग वाली स्टेज है ना, ये बहुत बात का स्टेप है। जो पहला स्टेप है आपका वो ये है कि आपने जो काम करना है, वो काम आपको करना आना चाहिए, और वो आपको काम करना जब आ जाएगा, जब आप उसमें अच्छे हो जाओगे, तो पैसे उसका एक प्रोडक्ट है। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्डिंग हमें सिखाई भी नहीं जाती, और इसकी बड़ी, इसके बहुत रिpercussions भी हैं। और आप लोग देख रहे हो कि आजकल स्टूडेंट से किसी से बात करो तो उनको अक्सर नहीं पता होता कि करियर की कौन सी डायरेक्शन में उसको लेके जाना है। बट एनी हाउ, उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं। बट पहले उसमें यह है कि जब मैंने मैट्रिक से, जब मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। मैं लाहौर लाहौर से लाहौर का रहने वाला हूँ। तो लाहौर से मेरी पूरी फैमिली, तो वहाँ पे जब लाहौर बोर्ड के अंदर मैट्रिक के टाइम, आई थिंक 8 क्लास थी, 9 क्लास थी, और उसमें आई थिंक वो जो आपको ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं, तो मैंने उसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। और फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया था,
और मैंने उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा, देखा कि यार ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या करते हैं, इसका डे टू डे वर्क लाइफ कैसी होती है, इसको एंजॉय कैसे करते हैं। पाकिस्तान में जो हमें बताते हैं सब करते हैं, वो तो बुक की हद तक उसको कन्फाइन करके रख देते हैं कि ना लैब में जाके उसके ऊपर कोई काम करना है। ये मशीन ऐसी है, आप में से बहुत से बच्चों को पीसीआर मशीन का पता होगा, वो दिखा देते होंगे कि ये पड़ी हुई है लैब के अंदर और ये ऐसी होती है, बट यूज किसी को भी नहीं करने देते वो। और ये इसी वो क्योंकि इसीलिए क्योंकि मोस्टली जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं वो हमने दिखाने के लिए रखी होती हैं कि जो हमारी अपर जो स्टाफ होता है यूनिवर्सिटी का, जो मैनेजमेंट होती है, ये देखिए ये हमने मशीन ली थी और ये इसको रखी है। जबकि जिन्होंने वो मशीन बनाई है, अगर आप उनसे बात करो ना, कभी उन्होंने बनाई थी उसको यूज करने के लिए, उसको रखने के लिए नहीं, वो कभी भी बनाते। तो खैर ये थोड़ा सा फर्क है, ये डिफरेंस है। और ये पाकिस्तान में भी इस माइंडसेट को आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मेरा अपना जो ट्रायल एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है वो ये है कि इसमें अभी हमें कोई 10 भी जल्दी है, 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स, 25 ईयर्स लगेंगे साइंस के बारे में सीरियस होने में। क्योंकि जैसा मैंने अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि एक फंडिंग स्ट्रक्चर मिसिंग है हमारी कंट्री में। यहाँ पे इस तरह होता है कि आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से ना साइंस की फंडिंग होती है, एलोकेटेड फंडिंग होती है। और फिर जब आप पीएचडी कर लेते हो, पोस्ट डॉक कर लेते हो, फिर जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो एक एरिया के, तो आप फिर उस फंडिंग के लिए, उस टॉपिक के लिए आप अप्लाई करते हो कि यार ये मेरा आइडिया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है, और मैं समझता हूँ कि मैंने इतना पढ़ लिया कि मैं इस चीज को करके लोगों को सिखा सकता हूँ आगे। तो आप उस फंडिंग के लिए अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट अलॉटेड फंड्स में से। और फिर गवर्नमेंट के वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैठ के वो रिव्यू करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये जो प्रोफेसर है, ये पीएचडी जो होल्डर है, इसका ये जो प्रोजेक्ट है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसको फंड्स देते हैं। जब आपको वो फंड्स मिल जाते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अपनी एक लेबोरेटरी ओपन करते हो, और इस तरह से आपको प्रोफेसर या लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टाइटल है वो मिलता है। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है ये कम्प्लीटली डिफरेंट नैरेटिव है। आप में से बहुत से लोग आप जानते होंगे जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, आपके सीनियर्स या किसी ने, तो वो लेक्चरर लग जाते हैं। जो कि लेक्चरर लेवल तक वो ठीक है, क्योंकि वो उनकी कोई बहुत ज्यादा से जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जब चले जाते हो ना, उसका ये मतलब है कि किसी एरिया में आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि आप उस बारे में एक ओपिनियन रख सकते हो। आप जो बात कहोगे वो एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा। हमारे यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा नैरेटिव का फर्क है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने पाकिस्तान में भी ये ट्राई नहीं की थी, मैंने बिल्कुल की थी ट्राई। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, लम्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट जगहों पे मैंने अपने रिसर्च थीसिस में बैचलर्स के दौरान काम किया था। वहाँ पे लैब्स और ज्यादा फैंसी हैं, बट लोग वही हैं, लोग हमारी कंट्री के हैं। और बहुत तो ऐसे भी होते हैं कि जो प्रोफेसर वगैरह बाहर से पढ़ के आए होते हैं, वो ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझते हैं, बट सिस्टम उनको फैसिलिटेट ही नहीं करता, तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनको पता कि वो अगर ये 10 चीजें भी बता देंगे, बट आगे से उनको जो इनपुट ही 1% या 2% मिल रहा है, तो वो भी इवेंचुअली सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। मुझे जिससे कहते हैं कि यू डोंट चेंज द सिस्टम, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो इवेंचुअली मैं उनको भी इस बारे में ब्लेम नहीं करता। एक चीज में जो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा, अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछो अपने टीचर से, लेक्चरर और यूनिवर्सिटी से, कि ये चीज मैं कहूंगा कि वो स्टूडेंट्स को इस बारे में अच्छा से ट्रेन कर सकते हैं। मेरे टाइम पे भी फैकल्टी मेरी बहुत अच्छी थी, बट ये सारी चीजें भी उन्होंने उस तरह से नहीं बताई थी कि जो लेट्स से आप फील्ड में आके या किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आके चीजें सीखते हो। तो आप लोग इस चीज से पुश करो। बट उसका एवेंचुअली मुझे आंसर ये समझ आया था कि वो चीज वो खुद भी नहीं जानते, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते तो वो खुद भी बता नहीं सकते। तो इसलिए मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप में से जो जो भी इस करियर को आगे परस्यू करना चाहता है सीरियसली, और इसको अगर आपको इस चीज को पढ़ने में मजा आता है, तो आप लोगों को मेरिट परस्यू करने की जरूरत है। और मेरिट की रिक्वायरमेंट ये है कि इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली आप कंट्री से बाहर जाओ, और इवेंचुअली वो नॉलेज लेके वापस और पाकिस्तान को हम जो है वो बेटर करें। खैर इसके 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 मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं, बट मैं वापस जाता हूँ अपने जर्नी के स्टार्ट के ऊपर। तो वहाँ पे जिस तरह मैंने मैट्रिक में जब बायोटेक्नोलॉजी का पता किया, तो मैंने इंटर में जिस तरह प्री मेडिकल रखी थी। और आई थिंक मैं मेरे वहाँ पे वो बहुत एवरेज ग्रेड्स थे। आई थिंक मेरे एफएससी में, इंटर में 65-64% ग्रेड्स थे मेरे। और मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने अपना जो बैचलर्स है लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से किया, जो कि आई थिंक डीएचए फेज 6 में है। तो वहाँ पे आप कह लो कि जब मैं गया था, मैं अपनी बैचलर्स क्लास में गया था, तो आई थिंक मैं क्लास में वो बच्चों में था जिनके लोएस्ट या सेकंड लोएस्ट ग्रेड्स थे। और वहाँ पे ऐसे भी थे जिनके 950 मार्क्स थे, 980 मार्क्स थे क्लास के अंदर। और वो एक हॉक्स था ना, जो एक अपने मेंटल इमेजेस बना लेते हैं कि सब कैसे हैं।
आई थिंक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में जीपीए जो था वो 2.9 था, और 8 सेमेस्टर में मेरा जो सीजीपीए था वो 3.77 था। तो मेरा आपको ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ये आपकी पूरी एक जर्नी होती है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो ना, किसी को कुछ नहीं पता, तो आप ये समझ रहे होते हो कि ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, ये इसको सारा कुछ पता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिस्टम है ना, वो क्रैमिंग प्रमोट करता है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जो चीजें हैं, इनको ना याद करके बैठ जाओ। मतलब नहीं भी पता कोई बात नहीं, बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बस बोलना और अगले को प्रेस करना और वन मैन शो करना। ये मैं ब्लेम नहीं करता, ये असल में एक सर्वाइवल स्किल भी है पाकिस्तान में। जिस तरह की हमारी इन्वायरमेंट है, ये एक सर्वाइवल स्किल भी है, ये होना भी बहुत जरूरी है। बट ये एक्सेलेंस और मेरिट से बहुत दूर है ये चीज। अब आप देखोगे कितने ऐसे आपकी क्लास में ही ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिनके में भी ग्रेड्स नहीं अच्छे, बट वो लोग प्रेजेंटेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और यही चीज इंडस्ट्री में फील्ड वर्क में मैटर करती है कि अगर आपको कोई टास्क दे दिया है, कोई पर्सन ए पर्सन बी के पास आके आपको कह रहा है कि यार ये मैंने आपको टास्क दिया है, आप मुझे टास्क करके दे सकते हो या इसका सोल्यूशन निकाल दो कि प्रॉब्लम आ रहा है। अब जो आप टर्मिनोलॉजीज और ये जब चीजें आप रट लेते हो, आपको वो चीजें रियल उस टाइम पे हेल्प नहीं करेंगी। उस टाइम पे आपको वो जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में था ना, हाँ ये मैंने ऐसे समझा था, अगर ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा, तो इसकी आउटकम निकल सकती है। आपको ये लॉजिकल अप्रोच हेल्प करती है। तो तो वही रीजन थी कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर के बाद मेरे आई थिंक 3.9 3.8 आने लग गया था। अब मैं वही स्टूडेंट था जिसने, आप कह लो कि आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कोर्स भी फेल किया था। और 7 to 8 सेमेस्टर में जो है मेरे ग्रेड्स आई थिंक थर्ड नंबर पे आ गए थे, लोएस्ट से मैं थर्ड थर्ड नंबर के ऊपर आ गया था। तो मेरा आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ही मकसद है कि जब आप लोग कोई चीज पढ़ते हो, स्टडी करते हो ना, उसको आप लोगों ने, मैं अगर आपको अपनी प्रैक्टिस, तो मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर की थी कि मैं उसको ऑफ द बुक जाके भी पढ़ता था। मैं इंटरनेट पे या यूट्यूब पे वीडियोस बैठ के उसकी देखता था, मैं उसको समझता कि अच्छा इस अगर ये चीज हो रही है, इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है सच। उस बैकग्राउंड ने मुझे बहुत हेल्प किया। इवन कि जब मैं यहाँ पे भी स्टडी करने आऊँ तो बहुत सी चीजें मैंने रीलर्न की दोबारा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं थी पाकिस्तान में। अब आप में से ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको M1 V1 या C1 C2 वाली जो कैलकुलेशन है मैथ्स बैलेंस की, उसमें अगर अभी क्वेश्चन किसी से कर लो, 90% जो क्लास है उसको उसको आंसर नहीं आता। और ये सबसे बेसिक टूल है जो लैब में आपको चाहिए होता है। अब मैं इसमें स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं करता जितना ज्यादा मैं इसमें टीचर्स को करूंगा, क्योंकि ये चीज आपको टीचर्स ने बतानी है, स्टूडेंट्स ने नहीं बतानी। स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मुझे लैब में ये चीज चाहिए भी होगी कि नहीं। या तो वो दो चीजें कर सकते हैं, या तो आपको वो एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि ये चीजें आप लोगों ने सीखनी है, या वो आपको उस सिचुएशन में डाल सकते हैं क्या वो चीजें इंप्लीमेंट करने पे मजबूर हो जाओ। तो आजकल के तो दौर इस तरह के, आपके पास AI टूल्स हैं, आपके पास ऑनलाइन टूल्स आ रहे हैं। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, मेरी भी वो कैलकुलेशंस बहुत वीक थी, हालांकि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हो गए थे यहाँ पे आने से पहले, लेकिन मेरे वो स्ट्रगल कर रहा था। कोई भी मैंने मीडिया बनाना था, कोई भी मैंने सॉल्यूशन अगर बनाना था, तो मुझे कैलकुलेशंस करने में मुझे 10 मिनट लग जाते थे, 15 मिनट लग जाते थे। तो जब आप हाई पेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो ये चीजें फिजिबल नहीं होती। आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए होता है उसका, कि अगर अच्छा ये चीज़ है, मैं कैलकुलेट करूंगा और ये इसमें निकल आएगी चीज़। तो मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूंगा कि ये जो टूल्स हैं आपके पास, AI टूल्स हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं M1 C1 के, अगर आप उसमें वैल्यूज इनपुट करो वो आपको आंसर दे देंगे। आप जितना ज्यादा इन टूल्स को यूज कर सकते हो उतना अच्छा है। आप जो ये गूगल का जेमिनी है, मैं पर्सनली वो यूज करता हूँ अपने वर्क रिलेटेड पर्पजेस के लिए भी। तो काफी ज्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं जो कि मैं खुद पहले करता हूँ, फिर मैं उससे क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, और फिर मैं खुद करके फिर चेक करता हूँ। और जब मुझे उसका लॉजिक वो फॉलो कर रहा होता है, मैं उससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछ के मैं वेरीफाई करता हूँ कि हाँ ये आंसर ठीक है। उससे होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल इसलिए क्योंकि कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी चीज आता है, वो आपको बड़ा अच्छा सा ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर देगा। इवेंचुअली इन द एंड आपका काम ये है कि आपने उसका जो प्रिंसिपल है ना, किसी भी इक्विपमेंट, एनालिटिकल मेथड, टूल का या टर्मिनोलॉजी का, आपने वो समझना है कि ये है क्या और इससे करते क्या है। और फिर अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो और आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो फिर जाके, तो आपको एक जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे ना, अच्छा इन्होंने अगर ये ऐसे किया, अगर लेट से जैसे हमारे एक वो प्रैक्टिस, मैं समझता हूँ अपने वो टीचर का, वो है कि करते थे हमसे वो चीज़ें पूछते थे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोटीन एनालिसिस करना है, एक सोल्यूशन मैंने दे दिया है, मैं बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ यार अगर इसमें कोई प्रोटीन है, मैंने देखना है इसके अंदर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो वो आप कैसे करोगे। अब उसका जनरल नॉलेज नहीं चाहिए इसमें। इसमें अगर आप लैब में बैठे हुए हो, किसी ने नहीं देखना आप कितने स्मार्ट हो कि नहीं, आपका काम है कि यार मुझे बस ये कॉन्सेंट्रेशन बता दो, ताकि जो है ना मैं क्लाइंट से वगैरह उनको एक प्राइस दे सकूं या कुछ चेक कर सकूं। उस मामले में आपको जीनियस या बेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि ये जो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो टेक्निक है, ये कौन सी यूज हो सकती है।
फिर आपका जो माइंड है ना, जब वो सिचुएशन में जाता है, फिर वो सही क्वेश्चंस पूछने लग जाता है कि हाँ कौन से ऐसे मेथड्स है, कौन से ऐसे एनालिसिस है। फिर आप ब्रैडफोर्ड एनालिसिस, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एसटीएस, ये सारे आपके जेन से फिर आने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ों का ये यूज केस है। बट जब आपको वो एक इन्वायरमेंट ही नहीं दी जा रही पाकिस्तान में, ऐसी सिचुएशन में ही नहीं डाला जा रहा, तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक और गलत है। तो और यही मेरी कंप्लेन है, जो हमारे लेट्स जो फैकल्टी है, वो ये बच्चों को अगर लेट्स से सिखा नहीं सकते तो सिचुएशन में पुश कर सकते हैं। वो ऐसी इस सेमेस्टर के स्टार्ट से ऐसी प्रैक्टिसेस इनकलकेट कर सकते हैं कि यार अच्छा ये चीजें हैं, मेरी ऐसी हाइपोथेटिकल सिनारियोज बना सकते हैं कि ये मेरी सिचुएशन है, ये लैब इक्विपमेंट अवेलेबल है, ये चीजें पड़ी नहीं है। अब जरा मुझे इनकी चीजों का जो है ना वो, आपके पास ये चीजें जरा मुझे बताओ आप कैसे एनालाइज करोगे। एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है हमारी कंपनी में चलती है कि आप किसी मंकी को भी ना लैब वर्क सिखा सकते हो करना, प्रोटोकॉल्स पढ़ा पढ़ा के, लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो आप डेवलप नहीं कर सकते किसी के अंदर। ये आपके बंदे का खुद का काम होता है कि अगर कोई चीज पड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको मैं सोचूं, इसको मैं एनालाइज करूं कि यार अच्छा डेटा के ऊपर बात करूं, इसके इतने पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स सही चल रहा है, वन बाय वन आप लॉजिकली उस चीज को फॉलो करो, ब्रेक डाउन करो उसको। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह के आप लोगों की लेट से कोई मोटर बाइक पाकिस्तान में अगर खराब हो जाती है, कोई टायर खराब हो जाता है, कोई उसकी चेन खराब हो जाती है, वो भी इंजीनियरिंग है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो उसको फिर आप बैठ के क्रिटिकली एनालाइज करते हो, यार इसमें से ये आवाज आ रही है, इसके ये मे बी इंजन ऑयल में इसकी प्रॉब्लम है, मे बी इसकी चेन चेंज करने वाली है। मेरा जो फर्मेंटेशन का काम है लैब में, वो एग्जैक्टली यही है कि मैं जब बायोरिएक्टर्स रन करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये इसका पीएच सेंसर तो नहीं खराब हो गया, अ, इसकी ये वाली तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैंने एक क्वेश्चन देखा है स्कॉलरशिप्स का, मैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी आ रहा हूँ, मैं बस अभी आप लोगों को एक थोड़ा सा जनरल जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि डे टू डे जब आप लोग इस तरह का अपना माइंडसेट सेट करोगे, इस फील्ड को पढ़ने का, इसमें रहने का आपके लिए शौक बढ़ेगा। आपको समझ लगेगी कि अच्छा ये मैं फील्ड में आ रहा हूँ तो आगे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और जब आपका शौक बढ़ेगा, स्कॉलरशिप्स, पैस अच्छी सैलरी, ये सब इस सब का प्रोडक्ट है। जब वो देखेंगे हाँ भाई इस बंदे को ये काम करना अच्छा लगता है, ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है बहुत ज्यादा, इसको काम बहुत अच्छा आता है, कि कोई भी प्रॉब्लम है मैं इस बंदे के पास जा रहा हूँ, इसको नॉलेज बढ़ रहा है, इसको सारी चीजें आती हैं, इवेंचुअली आपको उसमें जो है वो मेरिट बिल्डअप होगा। खैर एनी हाउ, मैं अब स्कॉलरशिप उसके ऊपर आता हूँ। थोड़ा सा मैं साइड ट्रैक हो गया था, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। अब मैं सबसे पहले उसके ऊपर आता हूँ कि मैंने जो है इसको ट्रैक डाउन कैसे किया था। देखो, स्कॉलरशिप्स जितनी भी है ना, उनमें दो तीन ऐसे प्री रिक्वेस्ट हैं जो आपको हमेशा चीज हेल्प करेंगी। एक तो सबसे पहले आपके ग्रेड्स। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अच्छा जो मेरे ग्रेड्स हैं, अगर मैं वो अगर इतने ग्रेड्स हो जाएं 3.2, 3.3, 3.4, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ देखो जो अच्छे ग्रेड्स है ना वो कभी भी हर्ट नहीं करते, बुरे ग्रेड्स हमेशा हर्ट करते हैं। तो ग्रेड्स अब अपने जितने भी अच्छे कर सकते हो ना अच्छे करो, उसको जितना भी इंप्रूव कर सकते हो। उसके अलावा एक तो है कि आपने अपने ग्रेड्स अच्छे करने हैं, क्योंकि जब भी आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है ना, आप लोगों का सिलेक्शन होना है बेस्ड ऑन आपके ग्रेड्स। और दूसरे आ जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन लेटर हो जाता है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। और इस चीज़ के बारे में अगर जो डिटेल ब्रेकडाउन जो है, मैंने अपनी वो एक वीडियो में भी वन बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरी क्या प्रैक्टिसेस थी। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बट मैं आपको ओवरऑल कवर कर देता हूँ। तो एक तो कि आपके ग्रेड्स अच्छे हों, दूसरा ये कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना ना, उनका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। उनका या तो वो मोटिवेशन लेटर होता है, कि जिस जो कवर लेटर भी जिसको कहते हैं, या लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी जिसको आप कहते हो, वो आपका कभी कभी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब मेरे केस में जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सार्टू में अप्लाई किया था 2020 के अंदर, तो तब मेरे ग्रेड्स एक रिक्वायरमेंट थी 50%, और 50% था मेरा मोटिवेशन लेटर, और इसको कंबाइन करके जो है मेरा एक फाइनल स्कोर उन्होंने बनाया था, जिसकी बेसिस पे वो फिर स्कॉलरशिप अलॉट करते हैं। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में जीआरई होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में सैट होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में उनके अपने एडमिशन टेस्ट होते हैं, बट यूरोप के अंदर ये चीज़ कंपैरेटिवली कम है। बट और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की। काफी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अगर हम आइल्स ना दें, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आइल्स के बगैर चले जाएं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आप आइल्स भी नहीं दे सकते ना, तो फिर ना ही आओ बाहर, रहने दो, फिर ना बाहर आओ। उसका उसका अगर मैं लॉजिकली आप लोगों को अप्रोच करूं, तो वो ये है कि आइल्स बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी इतनी ज्यादा वर्थ नहीं है दुनिया में। मे भी आपको जो भी सारे बताते हो कि इस तरह से इंटरनेशनली उसकी रिकॉग्निशन की इतनी वर्थ नहीं है, इसलिए आइल्स की जरूरत पड़ती है।
और एकेडमिक आइल्स को इतना मुश्किल नहीं है, आपके यूट्यूब के ऊपर सारी वीडियोस अवेलेबल है उसकी। दो चैनल है जो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, E2 आइल्स है और एक आइल्स विद लेजर। ये दो चैनल्स है यूट्यूब के ऊपर जिनके ऊपर मैंने तैयारी की थी, और आई थिंक मैंने आइल्स 2 बार दिया है। और वो इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको बना दिया जाता है। आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। मैं रोजाना के 3 से 4 घंटे देता था, और मैंने 2 हफ्ते लग के तैयारी की थी उसकी। और इजीली जो है, इतनी ज्यादा कोई एग्जॉर्बिटेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती यूनिवर्सिटीज की। 5.5 6 बैंड चाहिए होता है, और अगर आपका लेट से 6 बैंड भी नहीं है, तो इसका मतलब है आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है फिर, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते हैं इंग्लिश में पाकिस्तान में। तो अगर आपका 6 भी नहीं आ सकता, इसका मतलब वाकई आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है। तो खैर, दूसरी चीज ये कि आप स्कॉलरशिप फंड कैसे करते हो। अब ये जो चैनल्स के नाम है, मैं यहाँ पे चैट में लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं चैट यस के सर, अंदर लिख देता हूँ। श्योर, आप लिखते हैं चैट्स पर। ठीक है, ये दो चैनल्स हैं यूट्यूब के जो मैं रिकमेंड करता हूँ, और भी बहुत सारे हैं, बट ये वाले इनके पास हर किस्म का मटेरियल कवर्ड है। और अच्छा, उसके अलावा अगर हम आते हैं उसके ऊपर कि स्कॉलरशिप आपने ढूंढनी कैसे है और ये देखना कैसे है, तो जो स्कॉलरशिप हंट के ऊपर तो मैं एड्रेस करता हूँ इसको, बट एक चीज़ है जो बहुत पाकिस्तानियों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस चीज़ को भी नहीं कोई बात करते। जब आप गुजरते हो प्रोसेस से तो आपको समझ आता है। आपने स्कॉलरशिप्स तो ढूंढनी है, बट स्कॉलरशिप्स आप जिस यूनिवर्सिटी की ढूंढ रहे हो, जाहिर है वो किसी कंट्री में है। कंट्री में अगर आपने जाना तो उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए। तो ये जो पासपोर्ट रूल्स है ना, ये जो वीज़ा पॉलिसीज हैं, वीज़ा रूल्स हैं, वीज़ा कहाँ से मिलेगा, किधर से मिलेगा, आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी स्कॉलरशिप है। ऐसे बहुत से केसेस हैं कि जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, उनका सब कुछ रेडी होता है, बट उनको वीज़ा नहीं मिलता, और इवेंचुअली वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ नहीं सकते। तो ये चीज़ है जो हर बंदा जो है, हर स्टूडेंट जो ओवरलुक कर देता है, और ये उनकी मिस्टेक नहीं है, ये जस्ट एक आप कह लो कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से है। तो जिस तरह से आप अपनी स्कॉलरशिप्स की तैयारी करनी है, या अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस क्राइटेरिया को अपनी उसको प्रिपरेशन करनी है, आपने उसी तरह से अपनी जो वीज़ा पॉलिसीज हैं उस कंट्री की, आपने उसको भी अच्छे से जानना है, क्योंकि इवेंचुअली आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है, और जो इमिग्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है। ये दोनों का अप्रूवल चाहिए आपको। एक के अप्रूवल के थ्रू आप, अगर लेट से वीज़ा मिल गया, आपको एडमिशन नहीं मिला, आप नहीं जाके पढ़ सकते। अगर आपको एडमिशन मिल गया, वीज़ा नहीं मिला, तो भी नहीं आप पढ़ सकते। तो ये दोनों चीज़ें आपकी होनी ज़रूरी हैं। बट एनी हाउ, अब उसके ऊपर आते हैं कि स्कॉलरशिप्स वगैरह देखनी है तो किस तरह से हैं। उसमें आपके लिए कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मैं तो जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करता सदा। उसकी मेन वजह है सेचुरेशन, और सेचुरेशन हर चीज़ में आ जाती है। आपके जॉब कंपटीशन में आ जाती है, आपकी वीज़ा, लेट्स से कल को अगर आपने पासपोर्ट लेना है या वहाँ पे रहना है, वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, उसमें कंपटीशन आ जाता है। आपके जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें कंपटीशन आता है। तो मैं और इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस ने जो ये थर्ड वर्ल्ड नेशनल है जिस तरह के पाकिस्तानी, ये इनको जस्ट एक मनी मेकिंग स्ट्रेटजी देखते हैं। एग्जॉर्बिटेंट फीस है, उस लेवल की बेशक पढ़ाई है कि नहीं है, बट वो आपको, अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हो तो 1 CR 2 CR से स्टार्ट होता है जस्ट। तो वो तो बिल्कुल भी, अगर एक फाइनेंशियल डिसीजन भी लो ना, तो उसकी समझ नहीं बनती। तो मैं इससे इंग्लिश स्पीकिंग, अनलेस आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज रेकमेंड नहीं करता। मैं यूरोपियन कंट्रीज रेकमेंड करता हूँ। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो उस तरह से कि जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, लैंग्वेज की वजह से ना सारी दुनिया उधर घुसी हुई है। यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा फिल्टर आ जाता है लैंग्वेज का, क्योंकि जैसे ही आपकी यूरोपियन कंट्री चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो बड़े लोग इस चक्कर में ना, वो कहते हैं वो हमें लैंग्वेज नहीं आती तो हम नहीं जाएंगे, उस वजह से आपकी सेचुरेशन कम हो जाती है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, एक जगह पे जहाँ पे 500 एप्लीकेंट्स और एक जगह जहाँ पे लेट से 100 एप्लीकेंट्स है, आपकी प्रोबेबिलिटी 100 एप्लीकेंट्स में 5 टाइम्स ज्यादा है, जहाँ पे अगर लेट से 500 एप्लीकेंट्स है, 600 एप्लीकेंट्स है। तो और दूसरी चीज ये कि आपकी जो लकीली जो बायोटेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंसेज की जो फील्ड है, ये इंग्लिश रिलेटेड फील्ड है। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन होती ही इंग्लिश में। वैसे भी आपके जो डे टू डे, मैं यहाँ पे सोनिया में, मैंने यहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखी अभी तक। मैं खैर बहुत प्राउड नहीं हूँ ये कहते हुए, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी उसकी कभी, क्योंकि मेरा जो काम है वो सारा इंग्लिश में। हम लोग रिसर्च रिलेटेड, ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब अपना जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीजें बनाते हैं इंग्लिश में। रिसर्च इंग्लिश मीडियम, साइंस का लैंग्वेज ऑफ मीडियम है। तो आपको एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है यहाँ पे। दूसरी चीज ये कि यूरोप के अंदर स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा है, और अगर फीस है तो बहुत थोड़ी है। लाइक अभी भी पाकिस्तान की PKR की सिचुएशन के बावजूद 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख के अंदर, इवन 10 लाख के अंदर आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है, आप यहाँ पे आके इजीली स्टार्ट कर सकते हो।
और उसमें मल्टीपल कंट्रीज हैं। मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि कंट्री कैसे देखनी है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि आपके पास 10 12 20 50 यूनिवर्सिटीज हैं, लेट्स से एक सिटी के अंदर ही। यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे आपकी एक पूरी अगर चलो एस्टोनिया की हम एग्जांपल ले लेते हैं। एस्टोनिया वैसी छोटी कंट्री है, बट अगर आप न्यूजीलैंड की भी एग्जांपल ले लो तो वहाँ पे 8 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, या मे बी अब 9 हो। बट एस्टोनिया के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास फोर फोर यूनिवर्सिटीज हैं। और इन यूनिवर्सिटीज में भी आपके पास जो साइंसेज की यूनिवर्सिटीज हैं, आर्ट्स की यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज हैं, ये सेग्रीगेटेड हैं। तो आपके ऑप्शंस और कम हो जाते हैं। अब एक जैसे जर्मनी में फॉर एग्जांपल, एस्टोनिया में, यूरोप में, यहाँ पे इनकी साइंस यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं वो सेग्रीगेटेड है, एलोकेटेड है। ये वाली यूनिवर्सिटी जो साइंसेज के साथ डील करें तो आपका जो रिसर्च फिल्टर है वो बहुत और इजी हो जाता है। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जर्मनी सर्च कर रहे हो, जर्मनी की जितनी भी साइंस यूनिवर्सिटीज हैं, आपने जस्ट उनके ऊपर जो है अपनी वो उनकी जो स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन है वो देखनी है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल होती है, कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती है। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ तारतू में मुझे याद है कि पाकिस्तान का एक सेपरेट हर कंट्री का सेक्शन था, और पाकिस्तान का एक सेपरेट सेक्शन था जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए डिग्री, आपके पास आइल्स होना चाहिए, आपकी ये स्टेम्स उस पर होनी जरूरी है। सब कुछ अवेलेबल था। तो उसके लिए तो ये आपके लिए चूज करना और ज्यादा इजी हो जाता है। तो आपने जब और यूरोप में जब आप फॉर एग्जांपल कंट्री सेलेक्ट कर लेते हो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो लेट्स से आपकी कल को कोई कॉन्फ्रेंस है, कल को कोई आपने इंटर्नशिप के लिए जाना है, कहीं और जाना है, आपका डिस्पाइट कि आपका पाकिस्तान पासपोर्ट है, आप लोग क्योंकि यूरोप के अंदर, और यूरोप में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है शेंजन जोन का, कि अगर आपके पास एक शेंजन एरिया का वीजा है तो आप पूरे शेंजन जोन में ट्रैवल कर सकते हो इजीली। तो लेट्स से आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई भी आपकी इंटर्नशिप है, आप जस्ट ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, जहाज पकड़ो और आप जा सकते हो इजीली। आपको कोई वीजा नहीं चाहिए उसके लिए एडिशनली। बट लेट्स से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, लेट्स से आप UK में हो, लेट्स से आप US में हो, और आपने कनाडा जाना है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, या आप ऑस्ट्रेलिया में, आपने न्यूजीलैंड जाना है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, इंटर्नशिप के लिए, आपको वीजा चाहिए। और ये मैं एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि इनके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स ही नहीं है। जब आप इनसे ये इशू इनिशिएट करते हो, कोई बात होती है ना, वो मैं तो ये जा ही नहीं सकता अपने पासपोर्ट की वजह से, वो ऐसे आपको देखते हैं जैसे ये भी कोई मसले होते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो ये अननेसेसरी रोड ब्लॉक्स हैं जो आप जब डेवलप कर रहे होते हो ना अपने आप को करियर में, ये आप नहीं नहीं सोचते। बट इसलिए यूरोप में रहने के इटसेल्फ एज अ पाकिस्तानी, ये वाले जो बेनिफिट्स है ना, जो अगर आपने अपनी साइंस के ऊपर फोकस करना है तो वो बहुत ईजी है। आप स्कैंडिनेविया जा सकते हो, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जहां पे भी कॉन्फ्रेंस है, इंटर्नशिप है, कहीं भी आपने जाना है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। बट लेट्स से ही अगर आपने, लेट्स से यहाँ से भी अगर आपने US जाना है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, आप नहीं जा सकते, आपको वीजा चाहिए। तो एटलीस्ट विद इन यूरोप आपको ये बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये भी वजह मेरी सबको यूरोप रिकमेंड करने की। तो खैर, सबसे पहले तो आपने जब यूरोप की कंट्रीज को आप लिस्ट डाउन करो, कि फॉर एग्जांपल मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सारी कंट्रीज को देखो। उसमें 2 3 4 5 ही नाम है जहाँ पे ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। और अक्सर बच्चे फिर ये कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क है, मैं पहले कंट्री सेलेक्ट करूँ, फिर मैं उसकी साइंसेस की यूनिवर्सिटी देखूँ, फिर मैं उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके बारी बारी लाइफ साइंसेस के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कोर्स वगैरह देखूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, इसका मतलब आप बाहर आने के लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि जब यहाँ पर आप आते हो तो आपका जो रिसर्च है, ये जो बेसिक स्किल है, ये आपके टॉप होने चाहिए। आपके यहाँ की डे टू डे लाइफ, आप योर ओन हो, आपकी ना कोई फैमिली है यहाँ पे, ना कोई आपके आपके जस्ट फ्रेंड्स हैं। और अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है कि वो, लेट्स से मैंने डॉक्टर के पास जाना है, उसका क्या तरीका होगा, लेट्स से मैंने कोई अपने टैक्सेस फाइल करने हैं, उसका क्या तरीका होगा। प्रिंसिपल इटसेल्फ सेम है, इंटरनेट पे जॉब सर्च करो, ढूंढ लो। तो ये आप समझ लो कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है उस टाइम से पहले के। और जब आप ये सब रिसर्च कर लेते हो ना, तो आपके पास फिर मल्टीपल ऑप्शंस नोट डाउन हो जाते हो। मैंने अपने टाइम पे जब स्टार्ट करना था तो मैंने एस्टोनिया की, मैंने जर्मनी देख रहा था, एस्टोनिया देख रहा था, बट जर्मनी का उस टाइम पे डिले था, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का वीजा डिले था। तो इवन तो कि मुझे एडमिशन मिल भी जाए, मैं वीजे की वजह से मैं बैठा रहूंगा पाकिस्तान में। तो मैंने कहा था ये मैं 6 महीने और साल अपना ज़ाया नहीं करा। फिर मैंने डिफरेंट ऑप्शंस और देखने शुरू किए। फिर मैंने देखा कि एस्टोनिया में मास्टर्स के लिए बायो इंजीनियरिंग के अंदर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल थी, जिसमें 2 स्कॉलरशिप्स थी। एक तो थी जिसमें वो आपको पे करते हैं, और एक थी जिसमें आपकी ट्यूशन फीस खत्म हो जाती है। तो और जिसमें आपको पे करते हैं बट वो पैसे बहुत थोड़े से थे, उसमें 6 मंथ्स के मिला के भी आपकी एक सेमेस्टर की फीस नहीं बनती, बट एनी हाउ वो भी एक स्कॉलरशिप थी। लकीली मेरी जो ट्यूशन वाली स्कॉलरशिप
थी मेरी वो लगी थी, मेरी प्रोफाइल और उसके ऊपर सारा लग के, और इसलिए मैं आया था। मेरी स्कॉलरशिप भी ना लगती मैंने भी नहीं आना था। मैं तो सबको ही कहता हूँ कि पढ़ने के लिए और अपने इंटरेस्ट को जब आपने परस्यू करना है, आपने इनको एक सर्विस देनी है, इनके पास एक वो आपने इनकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। तो एटलीस्ट ये आपके लिए जो कर सकते हैं वो आपको आपकी एजुकेशन फ्री कर सकते हैं, और फिर जब आप सेटल इन हो जाते हो फिर आपको पढ़ने के पैसे मिलते हैं। यहाँ पे उनके पास फंड्स होते हैं, रिसर्च फंड्स होते हैं। और अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आप अपना थीसिस अच्छा कर रहे हो इंडिपेंडेंट होके, कि सुपरवाइजर के पास जो इतने ज्यादा फंड्स हैं और जो उसने रिसर्च करवानी है, वो आपको पे भी करते हैं स्टूडेंट्स को, फिर कि चलो आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हो, अपना थीसिस प्रोजेक्ट तो कर रहे हो, बट मेरे प्रोजेक्ट का काम भी हो रहा है, तो उसमें आपको साथ साथ पे भी करते हैं। तो बट उसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपको इंटरेस्ट हो कि यार मैंने ये काम करना है, मैंने ये आना है। आपको कोई आगे कभी खुद कभी भी नहीं पूछेगा कि मेरे पास ये काम है, आप आके जरा करोगे। आपको प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी पड़ती है हमेशा, कि मैंने ये चीज़ आपकी पढ़ी थी ऑनलाइन, अब मैंने देखा था आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि आप इस मामले में रिसर्च कर रहे हैं। वो ईमेल से मैंने अपने पूरे जो डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ तारतू का, मैंने साइंसेज में मैंने सबको एक ईमेल लिखी थी, जिनमें मैं इंटरेस्टेड था, जिनके टॉपिक्स मुझे अच्छे लगे थे, और उनमें से सब ने मुझे रिस्पॉन्ड किया था। और उसमें से काफी ऐसे थे जो अपोलोजाइज कर रहे थे कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, बट नेक्स्ट सेमेस्टर होगी, आप तब आ जाओ हमारे पास काम करने, या सॉरी हम अभी स्टूडेंट्स नहीं ले सकते, ये सारी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोच थी, क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर। तो ये प्रीरिक्विजिट है, ये होनी बहुत बहुत जरूरी है। अब मैं ये जो क्वेश्चंस है यहाँ से मैं अभी ये ले सकता हूँ, या जस्ट मैं इसको कैरी ऑन करूँ अभी आगे? यस सर, थैंक यू सो मच। आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स कर दें सो दैट टाइम मैनेज हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैं स्टार्ट से जाता हूँ फिर। अम, ठीक है, मैंने ये जो फर्स्ट वाला था ये तो मैंने कवर कर दिया है लास्ट ईयर। ओके, ये सब मैंने एड्रेस कर दिया। हाउ डू मैनेज एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस वाला क्वेश्चन है, ये सारी चीजें जब आप ये रिसर्च कर लेते हो कंट्री की पूरी, कि मैंने इधर इधर जाना है, ये मेरे सब है, ये आपका जब उस रिसर्च प्रोसेस के अंदर ही आपको इसके आंसर मिल जाते हैं। हाँ, फुली फंडेड आईवीज एंड टॉप नॉच। देखो, स्कॉलरशिप आपको जो भी मिलती है वो लो, मतलब कि स्कॉलरशिप तो जो मिल रही है वो अच्छी है, बेशक वो आईवी लीग की यूनिवर्सिटी की मिल रही है, किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी की मिल रही है, इवेंचुअली पाकिस्तान से उन सबका बेटर रिसर्च एनवायरनमेंट है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मास्टर्स डिग्री स्कॉलरशिप इन चाइना, चाइना में भी अच्छा, बट एक चीज आपको ये चीज रखनी जेहन में जरूरत है कि जितने भी लेट से ये जो एशियन साइड पे है ना, जापान, कोरिया, चाइना, यहाँ पे जो इनका रिसर्च कल्चर भी है ना, वो बड़ा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है उनकी अपनी लैंग्वेज में। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर आता है यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्ट में ये बड़ा एक बेनिफिट है कि यहाँ पे जो मीडियम ऑफ साइंस है ना वो इंग्लिश है। तो आपको काम के दौरान आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। बट ये जो एशियन कंट्रीज हैं बिल्कुल बेटर है, बट वहां पे आपके लिए एक वाटरलैक आ जाता है जब आप अपनी स्टडी पूरी कर लेते हो और आपने जॉब मार्केट में जाना है या कहीं भी जाना है। उनकी काफी जो रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर भी लेबलिंग भी जो है वो चाइनीज में ही होती है, उनकी अपनी लैंग्वेज में ही होती है। तो वो एक प्रॉब्लम आता है उसमें। तो ये चीज आपने जेन में रखनी है अपनी प्रेफरेंस। मैं आपको यही कहूंगा कि आप यूरोप की रखो या वेस्ट की रखो, जहां पे एटलीस्ट आपको साइंस की लैंग्वेज ना दोबारा सीखनी पड़े। सर यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना बता रहे हैं कि मैंने बीएस यहाँ पे किया, मैंने मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी कंट्री में जाऊँ। तो इसका एक जनरल आंसर आप एक दफ़ा कवर कर दें सो दैट हर एक का जवाब मिल जाए उस चीज़ का। मैं समझा नहीं, आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं अक्सर कि मेरा ये बीएस है, फॉर एग्जांपल बीएस बायोटेक्नोलॉजी। मैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ, मेरा माइक्रो में इंटरेस्ट है, और मैंने स्कॉलरशिप लेनी है, अब मुझे इसमें गाइड करें। मतलब एक जनरल क्वेश्चन आप इस तरह इसको क्रिएट करके आप इसको जवाब दे दें सो दैट हर कोई कोई माइक्रो का है, कोई बायोटेक का है, कोई फार्मेसी का है, तो हम्म। उन सब का आंसर हो जाए एक दफ़ा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अम, हाँ, तो अगर आप देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप पहले तो ये जो अप्रोच है ना ओवरऑल, कि आप ये कहते हो कि ये आपकी प्रोफाइल है तो मैंने इसमें स्कॉलरशिप लेनी है, मेरे लिए बता दें कौन सी कंट्रीज बेस्ट हैं। मुझे पर्सनली, अगर मैं आपको अपना 5 से 6 साल आज से पीछे जाऊँ, टाइम में जाऊँ, तो मुझे ये किसी से पूछते हुए ना मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल इनसिक्योरिटी फील होती थी। और मैं ये सोचता था कि मैं अगर किसी से ये चीज पूछ भी रहा हूँ, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मुझे जो बात कर रहे हैं उसकी कोई फैक्चुअल एविडेंस भी है, फायदा भी है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, हाँ आप इस कंट्री में जाओ ये बहुत अच्छा है और आपको ये मिल जाएगा, और जबकि मैं वेबसाइट पे जाके देखूं और मुझे वैसी कोई भी चीज नहीं मिल रही। तो ये जो देखो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना वो आप खुद हो, आप अपना केस सबसे अच्छा खुद जानते हो। आप आजकल एआई के आप दौर में हो, आपके पास रिसर्च टूल्स इतने सारे अवेलेबल हैं।
आपका जो बेस्ट काम है ना, अगर आपको लेट से बहुत ज्यादा काम भी लगता है, रोजाना के 10 मिनट्स दे दो, इसको 20 मिनट्स दे दो, बैठो, कोई भी कंट्री पकड़ लो यूरोप की, यार चलो पहले चलो आप यहाँ से स्टार्ट करो, आप शेंजन कंट्री में जाओ फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यूरोप की बात करूँ, शेंजन कंट्रीज देखो कितनी सारी हैं गूगल के ऊपर, और उसमें से मैं आपको चलो लिस्ट करके दे देता हूँ। आप ये जितनी बाल्टिक कंट्रीज हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, इन सब की जो मैंने कंट्रीज के नाम लिए हैं, इनको एक एक कंट्री को पकड़ो, रोजाना बैठ जाओ और इनकी यूनिवर्सिटीज को वेबसाइट पे जाके, साइंस यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स में जाके देखो कि बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, इस नेचुरल साइंसेज का कोई भी सब्जेक्ट, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको अपने आंसर मिल गए हैं। आपको खाली अपने लिए नहीं, आपको दूसरों के लिए भी आंसर मिल गए हैं। और ये जो रूल्स है ना, ये एवर चेंजिंग होते हैं। लेट्स से मैं अगर आपको भी बात कर भी देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ टाटू का इवन के हर साल यहाँ पे उनकी अब स्कॉलरशिप्स में नहीं दे रहे, जो मेरा प्रोग्राम था उसमें उन्होंने 2 साल पहले वो स्कॉलरशिप्स बंद कर दी हैं। तो ये चीजें चेंज भी होती रहती हैं, मे बी वो आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, बट वो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप खुद अपनी रिसर्च करो, आप अपने अपने बेस्ट फ्रेंड खुद दो, आप अपनी सिचुएशन सबसे अच्छे जानते हो, आप जानते हो आप कितने, आपकी बजट की रेंज है, आप ये जानते हो कि आपके ग्रेड्स कितने अच्छे हैं, आप ये जानते हो कि यार मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये मेरे इंटरेस्ट का काम है कि नहीं है। तो इंटरनेट पे बैठ के खुद इस चीज को रिसर्च करो, आपको कोई बता भी देगा ना, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की वर्थ है, सारी वैल्यू है। और ये जितने जो दोस्तों मेरे क्वेश्चंस हैं कि कितने एक्सपेंसेस आते हैं स्कॉलरशिप के बाद भी, ये सब की भी, इसका आंसर एग्जैक्टली सेम है। जब आपको ये पता है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, फॉर एग्जांपल 100% है, 50% है, 70% है। अब लेट से आपको पता लग गया कि इस कंट्री से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, इतनी 50% स्कॉलरशिप मुझे मिल रही है, तो आप फिर कहते हो कि ठीक है। एक्सपेंस कैलकुलेट करने का तरीका है, आप वही बात है, क्रिटिकल थिंकिंग, आपने सोचना है खुद से कि शायद मेरी इतनी फीस, चलो मेरी फीस कवर्ड है। अब जिस समय मैंने क्या किया था, मेरी फीस कवर्ड थी, तो फिर मैंने देखा था अच्छा मेरी फीस तो कवर्ड है, तो मैंने जाने के लिए क्या करना है, मैंने वही वेबसाइट से जाकर रिक्वायरमेंट चेक की, उसमें आइल्स लिखा हुआ था, मैंने देखा ओके मुझे आइल्स का टेस्ट देना, आइल्स की मेरी कॉस्ट आ गई। ओके, अब मैंने एस्टोनिया में अगर जाना है तो उसके वीज़ा एप्लीकेशन मुझे डालनी पड़ेगी, मैंने वो वीज़ा के ऊपर वही जो मैंने बात की रिसर्च स्टार्ट की, वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट थी। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मैंने कितने दिन लगाने हैं, कितनी देर उसमें, वो वीज़ा की उनकी जो प्रोसेस है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था, इतने दिन लगते हैं आप ये काम करें। मेरे पास वो मेरी टाइमलाइन बनने लगी, फिर मैंने किया अच्छा अगर मैंने यहाँ से वहाँ जाना है तो मुझे जो टिकट है, मैं वेबसाइट पे जाके मैंने स्काई स्कैनर या एआई टूल्स हैं आप सबके पास, उधर से आप बैठ के जो उनसे प्लेटफॉर्म्स पूछो और वहाँ पे बैठ के सर्च करने लग जाओ। जिस तरह जब आपने लाहौर से किसी या किसी भी सिटी से दूसरी सिटी जाना होता है, बस की टिकट देखते हैं ऑनलाइन, एग्जैक्टली वैसे ही है। इवेंचुअली आपकी कॉस्ट बिल्डअप होती रहती है, ठीक है, क्योंकि ये वो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप नहीं कट कर सकते। आपको टिकट के तो जाहिर ट्रैवल तो करना है, वो आपके पैसे लगने हैं उसमें, जो आपकी वीजा एप्लीकेशन है उसके पैसे लगने हैं। इवेंचुअली ये चीज़ आपकी बिल्डअप होती रहती है, फिर आप ये सोचो कि अच्छा मैंने वहां पे रहना है तो मेरे खाने पीने के, ये वैलिड क्वेश्चन हैं सारे। बट इसके भी ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, इसके भी ऐसी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको न्यूयॉर्क की, कोपेनहेगन की, तालिन की, आपको उनकी लिविंग कॉस्ट बताती हैं कि अच्छा आप अगर इधर रह रहे हो तो इसकी पर मंथ कॉस्ट आपकी इतनी है, आपने इतना पर मंथ आपका एक्सपेंस आता है, स्टूडेंट आपका इतना एक्सपेंस आता है, अपार्टमेंट की कॉस्ट है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही डॉर्मेट्री के लिंक्स अवेलेबल होते हैं कि डॉर्मेट्री का आपका रेंट इतना है। ये सारा आपकी रिसर्च के ऊपर है। अगर आप कहोगे आपको कोई घोल के सारे एक्सपेंसेस बना के आपके हाथ में दे दे, तो ये चीज ऐसे नहीं होगी। ये आपको खुद ऐसा ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा मेरी डॉर्मेट्री का इतना एक्सपेंस है, मेरी यूनिवर्सिटी का इतना एक्सपेंस है, मेरे खाने कितने पैसे आएंगे, मैं जा रहा हूँ तो मुझे 6 मंथ्स के पैसे चाहिए, मुझे साल के एक्सपेंस चाहिए। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कितने लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होती है, उनके लिए एक साल के पैसे मैनेज करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ लोगों की नहीं होती, उनके लिए उनको लोन्स लेने पड़ते हैं, किसी से लेने पड़ते हैं पैसे। फिर आप देखते हो कि अच्छा मैं 3-4 मंथ्स के मैंने पैसे रखे हैं, उसके बाद मैं क्या करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह, ये जो स्टूडेंट के लिए फूड कोरियर ऑप्शंस हैं, या ये जो टैक्सी ड्राइविंग सर्विसेज हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। बात यह है कि आपने क्रिटिकली थिंक करके बैठना है और पूछना है कि यार ये सारी चीजें हैं। जब आपके क्वेश्चंस लिस्ट आउट हो जाएंगे ना, आपके लिए रिसर्च करना इजी हो जाएगा। ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है सारा एक साथ, बट आपको कोई नहीं कह रहा कि आपको एक ही बार में इसका आंसर चाहिए। ये महीनों का प्रोसेस है, एक एक क्वेश्चन आप एक महीने में, एक हफ्ते में एक क्वेश्चन आंसर करो बस। हाँ भाई मेरे इतना एक्सपेंस कितना है, अगर मैं स्टूडेंट वहां पे रह रहा हूँ, ठीक है, मैंने स्कॉलरशिप आ गई, मेरी जो टिकट्स हैं, टिकट सबसे सस्ती कौन सी आ रही है, ठीक है टिकट सीख ली, वीजा प्रोसेस है, वीजा प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, कितने एप्लीकेशन फीस है। आहिस्ता आहिस्ता अपना एक लॉग बना के, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें अपने आंसर जो आप देते रहोगे, आपको जो है वो, और फेसबुक पे ग्रुप्स अवेलेबल हैं इसके,
स्टडी इन जर्मनी, स्टडी इन एस्टोनिया, स्टडी इन इटली, उसमें लोगों ने सीनियर्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ्स बनाए हुए हैं, उसमें वो सब चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सक्यूज कोई भी नहीं। अगर आपने रिसर्च करना है, ढूंढना है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट में। आपने जस्ट ये स्किल सीखना है कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है। इंफॉर्मेशन ढूंढने का स्किल अगर आपको जब जिंदगी में आ जाएगा, आपको जिंदगी के सारे स्किल आ जाएंगे। ओके, अगर मैं क्वेश्चंस के ऊपर आऊँ कि स्कॉलरशिप फंडिंग, मैंने एग्जैक्टली अभी एक्सप्लेन किया कि आपने कैसे करना है। कंट्रीज, आप जस्ट गूगल पे लिखो कि शेंजन कंट्रीज, शेंजन जोन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ईयू कंट्रीज, आपको जितनी लिस्ट है वो सारी लिस्ट आप सर्च करो, और जो मैंने कंट्रीज बोली हैं वो सारी उसके अंदर अवेलेबल है। अम, आपका रिसेंट इंटरेस्ट क्या है, वो कैसे पता लगेगा? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका इसका जो ये क्वेश्चन हर कोई फेस करता है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन इटसेल्फ है ना, इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपका जो नॉलेज है किसी भी डोमेन का, वो भी बिल्डअप इनफ नहीं हुआ हुआ। इसी तरह से फॉर एग्जांपल, जब आपको लेट्स से आपने चाय बनानी है, आपको पता चाय के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाने, कैसे जाने हैं, आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, उसका बॉइलिंग टाइम कम कर सकते हो, पानी ज्यादा कम कर सकते हो, दूध कम कर सकते हो, दूध ज्यादा कर सकते हो। क्या आपको उसकी रेसिपी पता है, आपको उसका नॉलेज है? तो किसी भी फील्ड को जानने के लिए या समझने के लिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज चाहिए, उसके बारे में पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और यही यही मकसद है पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का। आप लोग इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जो है, लेक्चर्स दे सकते हो सारे इजीली, कि फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है। जब आप ये सब चीजें थोड़ा सा भी स्टडी करोगे ना, आपको पता लगने लग जाएगा, यार मुझे ये चीज पढ़ने में मजा आता है, मुझे ये चीज मैं इंजॉय करता हूँ समझते हुए या पढ़ते हुए। और ये तरीका है जानने का कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस में है। अम, दूसरा, ये मैं एक चीज और क्विकली क्लैरिफाई करना चाहता था कि यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने बायोटेक में किया है तो मैं माइक्रोबायोलॉजी कर सकता हूँ, बायोकेमिस्ट्री कर सकता हूँ, मॉलिक्यूलर कर सकता हूँ। ये सारे पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हो तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हो, आप बायोकेमिस्ट भी हो। आप बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हुए बगैर हो सकते हो, बट आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए बगैर नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं जो डिग्री का नाम लिखा हुआ है बस वही होना है। यहाँ पे आईटी के अंदर भी मास्टर्स के दौरान मैं अपना थीसिस कर सकता था, गिवन दैट कि वो मेरी डिग्री से मैं किसी तरह उसको लिंक कर दूं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना था कि आप तो बायो के स्टूडेंट ऑफ आईटी में आपका क्या काम है, वो कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे। ये पाकिस्तान में, क्योंकि हम हमें वो रिसर्च प्रैक्टिसेस नहीं ना भी डेवलप, तो ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज हैं। बाहर ये कोई लिमिटेशन नहीं। आपकी 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 डिग्री इसमें है तो आप कोई यही कर सकते हो। अम, अच्छा दूसरा दूसरा ये कि एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड स्कॉलरशिप डिफरेंट प्रोसेस और सेम वन। जो आपका एडमिशन प्रोसेस है ना, स्कॉलरशिप उसका हिस्सा होता है। तो जब आप एडमिशन के बारे में पढ़ोगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर ही उन्होंने स्कॉलरशिप की भी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो एडमिशन समझ लो कि एक पूरा बड़ी कंट्री है, और स्कॉलरशिप उसके अंदर एक उसका सिटी है। तो आपका कंट्री जो इटसेल्फ वो आपका एडमिशन है, कि जो प्रोसेस है पूरा आपका, उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी और बहुत सारी भी। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मास्टर्स प्रोग्राम शुड आई चूज, तो इसका वही आंसर है कि फूड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल, मॉलिक्यूलर, जो चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और ये जानने के लिए कि इंटरेस्टिंग कैसे लगती है, आप उसके बारे में पढ़ो और समझो। फूड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, एग्रीकल्चर में आप क्या कर रहे होगे, मॉलिक्यूलर में आप क्या कर रहे होगे, और ये सारी चीज़ें इसको देखो। और ये सबसे बेस्ट तरीका है ये जानने के लिए कि आपकी इंक्लिनेशन किस में ज्यादा है, जो चीज आप इंजॉय करते हो ज्यादा। अक्सर औकात ऐसे भी इसको स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि जो चीज आपको समझ आ रही है तो आप कहते हो कि मेरा इंटरेस्ट ही उसमें है। वो इंटरेस्ट नहीं, वो आपको समझ ही उस चीज की है, तो आपको लगता है कि हाँ ये इजी है, ये मुझे समझ आती है, तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। तो जो रैशनल थिंकिंग है ना, वो ये है इसमें कि आप पहले फूड बायोटेक्नोलॉजी को भी देखो, समझो अच्छे से, एग्रीकल्चर को भी समझो, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, इन सबको समझो। आपको फिर जा क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आएंगे ना, वो आपको समझ लगने लग जाएगी कि यार ये तो बहुत किसी ना किसी डोमेन में जाके ये क्लोजली इंटरट्वाइंड है, क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे से। और फिर आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो उसमें रैशनल अप्रोच ये है कि आप तीनों चारों पांचों के बारे में इक्वली रिसर्च करो, जो आपने हर फील्ड की है, और फिर देखो कि हाँ नहीं यार मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। रिसर्च पेपर्स पढ़ो उसके बारे में, गूगल स्कॉलर्स के ऊपर सब आप पढ़ सकते हो, पब्लिकेशंस, रिव्यू पेपर सारे। रिक्वायरमेंट्स,
फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं, और मैंने अभी यही एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अल्टीमेट सोर्स है और अपडेटेड सोर्स है ये जानने के लिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये आपको कभी भी कोई प्रोवाइड नहीं करके दे सकता कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो अ, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हैं। यूनिवर्सिटी, कंट्री, क्लाइमेट, टाइम, उन सब चीज़ों के साथ वेरी करती हैं। एस्टोनिया के बारे में खैर अब तो वीडियोस अवेलेबल हैं एस्टोनिया के ऊपर, बट जो वीज़ा प्रोसेस है इसका मुश्किल है काफ़ी। मेरी आई थिंक एक वीडियो है जिसमें मैंने अपना वीज़ा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ सारा। एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, तो आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है उसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और फिर आपको उस कंट्री का भी वीज़ा चाहिए होता है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड कर्स ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट। बट एनी हाउ, जो क्राइटेरिया, और ये वही रिपीटेड क्वेश्चंस है, मैं वही बात आप लोगों को फिर से कहूंगा कि प्रिंसिपल वही है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, अपने कोर्स में देखो, और वहां पे सारा क्राइटेरिया लिखा होगा। अपडेटेड क्राइटेरिया मैं भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैंने भी उधर ही जाना है वही चीज देखने के लिए। अच्छा, दूसरे तक, इफ यू स्टार्टेड योर पीएचडी कैन बी शिफ्ट और रिसर्च देयर आर देयर प्रोजेक्ट्स एंड स्कॉलरशिप्स। आप बिल्कुल पीएचडी अपनी चेंज कर सकते हो, बट मैं खैर मैं पीएचडी नहीं कर रहा यहाँ पे, बट आप मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कर रहे हैं, मेरे कितने कोलीग्स हैं जो कर रहे हैं। बट आप पीएचडी जब स्टार्ट कर लेते हो तो आप बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय होते हो। पीएचडी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। तो आप अपना रिसर्च बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो, फोकस बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट वही बात है फिर कि वो थोड़ी सी बैड विल होती है आपकी मार्केट में भी और लोगों के साथ भी, कि आपने एक चीज स्टार्ट की है। क्योंकि देखो, आप अगर पीएचडी में आ रहे हो उसका मतलब आपका बैकग्राउंड उस फील्ड में है, तो आपको वो हायर कर रहे हैं पीएचडी पोजीशन के लिए। तो आप अगर वो चेंज करना चाह रहे हो वो बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सॉलिड ग्राउंड चाहिए। ऑप्शंस वो देते हैं, ऐसा नहीं वो ये हाथ पकड़ के नहीं कहते कि नहीं करनी करनी है वो आपने। बट वो आपके अपने लिए फिर एक थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन होती है। बट आप अगर आप पूछो कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। मॉलिक्यूल, ये तो मैंने अपने वीडियो में पॉलिटिकली करेक्ट बैक में बहुत कहा था कि पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी करने के दो तीन ही आपके लिए पास जरिए हैं। तो आप प्रोफेसर लग जाओगे या टेक्नोलॉजिस्ट लग जाओगे किसी लैब में। तो अगर आपने इस फील्ड में करियर बनाना है, मतलब कि हार्डकोर इस फील्ड में रहना है, तो वो मेरिट की रिक्वायरमेंट ये है कि आप कंट्री से बाहर जाओ कहीं पे। और कौन सी कंट्री बेस्ट है इस फील्ड के लिए, अगेन ये नॉलेज के ऊपर जाती है। तो जब आप इस फील्ड को स्टडी करोगे, पढ़ोगे, यूनिवर्सिटीज को देखोगे, अगर किसी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, रिसर्च ग्रुप है जो उसके ऊपर रिसर्च करवा रहा है, इसका मतलब है उस कंट्री में उस फील्ड का स्कोप है और इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। और अगर नहीं भी है तो पूरा यूरोप आपके लिए अवेलेबल है। आप यूरोप में आके कंट्री में नहीं फंसते, पूरा यूरोप आपके पास अवेलेबल होता है। सो आई थिंक ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो भी मैंने यहाँ पे एड्रेस कर दिए। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे आसान अल्फाज में सबको समझाया, अपनी जर्नी बताई, अपना टाइम निकाला हमारे लिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर दैट। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला एज अ बीए स्टूडेंट। और जैसे कि अपना इंटरेस्ट आपको खुद पता होना चाहिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड खुद हो, ये लाइन मुझे अभी भी याद है और मैं आगे भी याद रखूंगी इंशाल्लाह। मुझे आप सब लोग एक दफ़ा फीडबैक्स दे दो, थम्स अप कर दो, या तो टू द पार्टिसिपेंट्स एवरीवन थम्स अप कर दें या फिर फीडबैक दे दें कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। वो मुझे खुद एज अ स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे सुन रही हूँ बैठ के, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बीटीएस बायोटेक स्क्वाड, ये स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोगों ने एक दूसरे के लिए आसानी करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए इस काम को बढ़ाया है। आई होप आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब इंशाल्लाह इंशाल्लाह सून। सो आई गेस आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। माय चैनल नेम इज़ बायोटेक स्क्वाड, बायोटेक स्क्वाड चैनल नेम है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी ग्रुप्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट्स क्लोज अप दिस सेशन। एनी अदर रिमार्क्स और एनीथिंग दैट यू वांट टू से सर? उसमें थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ये कर रही हो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो राइट क्वेश्चंस हैं वो कभी भी हमारी कंट्री में नहीं पूछे जाते ना, उस चीज़ को कोई
ये चेंज चेंज लाना जरूरी है कि, और एक चीज मैं वो फॉलो करता हूँ बस के, और आप लोग भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि व्हेन यू सी दैट देयर इज डार्कनेस समवेयर यू कैन बी द लाइट योरसेल्फ। सो अगर लाइट नहीं है तो आप खुद लाइट बन सकते हो वहाँ पे। और एग्जैक्टली। दूसरी चीज आई थिंक वो काफी यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स और उसका कर रहे हैं, तो आई थिंक वो ये मैं आप जो हमारे होस्ट हैं हबीबा, आई थिंक वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आपने मेरी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो मेरे नाम के ऊपर है, और उनके चैनल में आई थिंक वो सारी चीजें वो डाल देंगी। यस अगर कोई सर। क्वेश्चंस मैं नहीं कर सका आंसर तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा आगे। बट यह है कि मेरे जो अपनी वीडियोस हैं, जो अपने मेरे सोशल मीडिया में, फील फ्री टू रीच आउट। मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ सबको उस तरह जितना बेस्ट गाइड कर सकता हूँ उस सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर देयर जर्नी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। असफंद यार साकिब के नाम से सर का चैनल है, और हमारा चैनल बायोटेक स्क्वाड के नाम से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स एंड दिस मीटिंग। थैंक यू।